नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के इजरायल दौरे पर अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की करेंगे समीक्षा। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर करेंगे चर्चा। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हारजोग से करेंगे मुलाकात। इजरायल की संसद नेसेट को भी करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन की जम्मू कश्मीर की पहली आधिकारिक यात्रा पर विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे सम्मिलित। छात्रों से करेंगे संवाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों का किया गठन। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता इन समूह में शामिल। सांसद निशिकांत दुबे, शशि थरूर, अभिषेक बनर्जी समेत अन्य को बनाया गया ग्रुप लीडर। भारत की वैश्विक लोकतांत्रिक रिश्तों और संसदीय कूटनीति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के दूसरे चरण से अगले 5 से 10 वर्षों में देश की जीडीपी में लगभग 40 लाख करोड़ रुपए तक की हो सकती है बढ़ोतरी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार परिसंपत्ति मुद्रीकरण से बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगी रफ्तार, निजी निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन। भारत ने रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर से जुड़े संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर बनाई दूरी। प्रस्ताव में रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम की थी मांग। रूस के यूक्रेन पर हमले की चौथी वर्षगांठ पर पेश किया गया था प्रस्ताव। भारत उन 51 देशों में शामिल जिन्होंने कीव द्वारा पेश प्रस्ताव से खुद को रखा अलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इजरायल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ये दौरा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हो रहा है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर व्यापक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:15 बजे इजरायल की राजधानी तेल अवीव स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू स्वयं उनकी अगवानी करेंगे। आगमन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली संसद सेनेट को संबोधित करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस दौरान दोनों नेता भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा एवं सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से आयोजित एक निजी रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। यात्रा के दूसरे दिन 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहूदी नरसंहार स्मारक यद वैशेम का दौरा करेंगे और दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हारजोग से मुलाकात करेंगे। गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी, जिसमें रक्षा सहयोग प्रमुख मुद्दा रहेगा। भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस प्रणाली सुदर्शन चक्र और इजरायल के आयरन डोम सिस्टम के बीच संभावित सहयोग पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 9 वर्षों में यह इजरायल का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो जुलाई 2017 में इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे। ये दौरा भारत इजरायल संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Well, we are thrilled to have Prime Minister Narendra Modi after 9 years in Israel. He is very loved in Israel. He has a very special relationship with Prime Minister Netanyahu, and we've been working in the last year, lining up ministers coming to India to develop new areas of cooperation, sign new agreements, and we have gathered, we accumulated a number of agreements that we're going to sign during this visit. First and foremost, in the security field, we want to expand and enhance security, the defense industrial cooperation, especially introducing new technologies and more sensitive technologies into the mix to not only sell but also co-produce and also co-develop
new means that are needed to face the challenges that we have in counterterrorism and other fields. In addition to that, we have just passed a resolution yesterday in our government allocating tens of millions of dollars to enhance cooperation in academic cooperation, in innovation, in agriculture, in finance, in energy, in mining, many fields. And I'm sure that following the signature of those agreements, we are going to start implementing. भारत ने दुनिया के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह का गठन किया है। इन संसदीय मैत्री समूहों में सभी दलों के सांसद शामिल हैं। इसका उद्देश्य दुनिया भर की संसदों के साथ भारत के संबंध और संसदीय कूटनीति को मजबूत करना है। सांसद निशिकांत दुबे, शशि थरूर, अभिषेक बनर्जी समेत अन्य सांसदों को ग्रुप लीडर बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अन्य देशों के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाने का प्रस्ताव दिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अब 60 से अधिक देशों के साथ ये समूह बनाए हैं, जिससे ग्लोबल डेमोक्रेटिक रिश्ते मजबूत होंगे। किरण रिजिजू ने कहा कि ये पहल बड़े देशों के साथ रिश्तों को गहरा करेगी और देश की विदेश नीति के फ्रेमवर्क में पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को एक अहम स्तंभ के रूप में मजबूत करेगी। लेजिस्लेटर टू लेजिस्लेटर जुड़ाव से भरोसा, बातचीत और सहयोग बढ़ेगा, जो वैश्विक स्तर पर भारत की जिम्मेदारी और लीडिंग लोकतांत्रिक भूमिका को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 25 और 26 फरवरी 2026 को जम्मू और कश्मीर की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा
पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति 26 फरवरी को श्रीनगर स्थित कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। समारोह में वो विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में कुल 59,558 डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें 44,910 स्नातक, 13,545 स्नातकोत्तर, 461 MD, MS, 4 MCH, 18 MPhil और 620 PhD उपाधियां सम्मिलित हैं। उपराष्ट्रपति की ये यात्रा शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि दार्जिलिंग समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उच्च सांस्कृतिक मानकों को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। दिल्ली में कल उपराष्ट्रपति भवन में दार्जिलिंग युवा संघ के सदस्यों से बातचीत में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने ये बात कही। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय सर्वोपरि की अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के बीच सामंजस्य आवश्यक है। उन्होंने दोहराया कि देश की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण नागरिकों और सरकार दोनों के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। I am telling what you dream today will shape the destiny of our country tomorrow. You are young, energetic and thoughtful. Our nation is moving with a determination towards the vision of Viksit Bharat and Atmanirbhar Bharat. These are not merely policy goals, they are a call to every young citizen to contribute with innovation, integrity and enterprising. A Viksit Bharat will be built by educated, skilled and socially conscious young men and women. And Atmanirbhar Bharat will be strengthened by your creativity, your entrepreneurship, your scientific temper and your commitment to the excellence. Self-reliance does not mean isolation. It means confidence in our abilities, pride in our heritage, and the leadership on the global stage. उपराष्ट्रपति ने भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति को इसकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक बताते हुए कहा कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना युवा नागरिकों से नवाचार, ईमानदारी और उद्यमशीलता के साथ योगदान देने का आह्वान करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भरता हमारी क्षमताओं में विश्वास और हमारी विरासत पर गर्व को दर्शाती है। I have the full confidence that each one of you will contribute meaningfully to the building of our nation. And as I said, India's progress will not be measured merely by economic indicators. No society's success cannot be measured only by the economical prosperity, but by the character, compassion and competence of its young citizens. So how you are able to control yourself, how you are able to maintain your stability inside. Sometimes you cannot control your anger, still you have to control your anger. So one single minute decision should not spoil your entire life. Everything you can cross it. You should not become so emotional at one point of time. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के दूसरे चरण के तहत सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना से अगले 5 से 10 वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पहल के जरिए मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्तियों का अधिक कुशल उपयोग किया जा सकेगा और प्राप्त राशि को नई अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026 से 2030 के दौरान
एनएमपी के इस चरण से केंद्र सरकार को लगभग 4,60,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। इस चरण का लक्ष्य 5 वर्षों में 12 क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से कुल 16,72,000 करोड़ रुपए जुटाना है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान 5,80,000 करोड़ रुपए होगा। नीति आयोग का कहना है कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण से बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और उच्च पूंजी निवेश के जरिए सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग संभव होगा। ये पहल देश की दीर्घकालिक आर्थिक विकास संभावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महिलाओं में होने वाले कैंसर को रोकने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार जल्द ही पूरे देश में 14 साल की लड़कियों को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन पैपिलोमावायरस यानी HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेगी। इस अभियान में सिंगल शॉट कार्डसिल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन है जो HPV टाइप 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करती है, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इसके अलावा ये वैक्सीन टाइप 6 और 11 से भी सुरक्षा देगी। ये ड्राइव एक स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपेन होगी और इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत नहीं लाया जाएगा। ये कदम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की सिफारिशों के अनुरूप है, जो HPV वैक्सीनेशन को सर्वाइकल कैंसर समाप्त करने की ग्लोबल रणनीति का एक अहम हिस्सा मानते हैं। इस पहल से भविष्य में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में काफ़ी कमी आने की संभावना है। मिजोरम विधानसभा ने मंगलवार को मिजो शादी कानूनों में बड़े बदलाव के लिए बिल पास किया है। ये बिल 2014 में बने मिजो मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन के लिए पेश किया गया था। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, जो कानून और न्यायिक मामलों के मंत्री भी हैं, ने नया कानून विधानसभा में पेश किया। नए संशोधन के तहत एक से अधिक शादी और एक समुदाय के भीतर विवाह पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। विशेषकर अब पति से अलग होने पर महिलाओं को उनकी संपत्ति पर ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जिससे पुराने रिवाजों के प्रभाव को कम किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम मिजोरम में शादी और संपत्ति से जुड़े नियमों को आधुनिक बनाने और महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मंगलवार को बिहार विधानसभा ने ऐतिहासिक फैसला लिया और 4 महत्वपूर्ण बिल पास किए, जिसमें एक बिल ब्रिटिश एज एक्ट की जगह लेने वाला है। राज्य के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने बिहार सिविल कोड बिल 2026 पेश किया, जो उस समय की ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड एक्ट 1887 की जगह लेगा। पास हुए 3 अन्य बिलों में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2026, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट बिल 2026 और बिहार म्यूनिसिपल बॉडीज अमेंडमेंट बिल 2026 शामिल थे। चारों बिलों के पास होने के बाद राज्य में प्रशासनिक सुधारों और कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव की राह खुल गई है। भारत ने मंगलवार को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एक ड्राफ्ट प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग रखा, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत और पूरी तरह और बिना किसी शर्त के सीज फायर की मांग की गई थी। यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए सपोर्ट टाइटल वाले इस प्रस्ताव को रूस के यूक्रेन पर हमले की 4थी बरसी पर अपनाया गया था। 193 सदस्यों वाली असेंबली में इसके पक्ष में 107 वोट, खिलाफ में 12 वोट और 51 वोट नहीं दिए गए। भारत उन 51 देशों में था जिन्होंने कीव द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से खुद को अलग रखा। वोट न देने वाले दूसरे देशों में बहरीन, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच रिश्तों में एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है।
24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत और जीसीसी ने आधिकारिक रूप से मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। भारत दौरे पर आए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के महासचिव जासे मोहम्मद अल बुदाईवी और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया जीसीसी एफटीए के लिए इस संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2011 में रुकी ये वार्ता लगभग 15 वर्षों बाद दोबारा शुरू की गई, जो दोनों पक्षों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रस्तावित समझौता भारत और जीसीसी सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति देगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे सामानों के व्यापार, कस्टम प्रक्रियाओं, सेवाओं, डिजिटल व्यापार, अत्याधुनिक तकनीक और निवेश प्रवाह जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में गहरे सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि साझा इतिहास और मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित ये साझेदारी एक व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से और अधिक सशक्त होगी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। हाल की बढ़ती विमानन घटनाओं को देखते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स के लिए सुरक्षा से समझौता न करने की जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने के लिए कड़े नए उपायों की घोषणा की है। झारखंड में हाल ही में एक एनएसओ द्वारा ऑपरेट किए जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और 7 लोगों की मौत के एक दिन बाद डीजीसीए ने ऐसे सभी ऑपरेटर्स के साथ बैठक की। बैठक में हाल के विमानन हादसों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए सुरक्षा पर विशेष फोकस की आवश्यकता पर जोर दिया गया। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा चूक का जिम्मा केवल पायलटों पर नहीं होगा, बल्कि प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधन भी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराए जाएंगे। नई व्यवस्थाओं के तहत नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स को अपने विमानों की आयु, रखरखाव का विवरण और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही इन ऑपरेटर्स की सुरक्षा रैंकिंग तैयार की जाएगी ताकि यात्रियों को पारदर्शी जानकारी मिल सके। नियमों के उल्लंघन पर पायलटों के लाइसेंस को अधिकतम 5 वर्ष तक निलंबित किया जा सकेगा। पुराने विमानों और स्वामित्व परिवर्तन से गुजर रहे विमानों की विशेष निगरानी की जाएगी। डीजीसीए ने कहा कि ये पहल विमानन सुरक्षा को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में वंदे मातरम के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवबोध विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आज से ये आयोजन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में वंदे मातरम की साहित्यिक उत्पत्ति, बौद्धिक विकास, संवैधानिक यात्रा और जन आंदोलनों में उसकी भूमिका जैसे विषयों पर गहन विमर्श किया जा रहा है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से आए विद्वान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद मराठे, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित सहित अनेक शिक्षाविद अपने विचार रख रखे हैं। दूसरे दिन प्रतिरोध का आह्वान और जन आंदोलन का प्रतीक तथा वंदे मातरम के 150 वर्षों की सांस्कृतिक यात्रा जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य वंदे मातरम के सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आयामों पर व्यापक अकादमिक संवाद को आगे बढ़ाना है। साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से इसके ऐतिहासिक विकास और राष्ट्रीय चेतना में उसकी भूमिका को भी रेखांकित किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली के बीच राधा रानी की नगरी बरसाना उत्सव के रंग में डूबी हुई है। मंदिरों से लेकर गलियों तक हर ओर राधे राधे के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है और पूरा नगर भक्ति और उल्लास के माहौल में रंगा दिखाई दे रहा है। कल श्रीजी मंदिर और आसपास के क्षेत्र में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दराज से पहुंचे भक्त मंदिर पहुंचकर लड्डू होली के उत्सव में शामिल हुए। मंदिर मार्ग, रंगीली गली और बाजारों में लगातार रौनक बनी हुई है।
नगर की गलियों में होली के गीतों की स्वर लहरियां लगातार सुनाई दे रही हैं। विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली हो रही है हमारे ब्रजधाम में, बरसाना श्री जी लाडली मंदिर में। तो ये पहले नंदगांव में निमंत्रण देते हैं, हमारे जो बरसाने के नंदगांव वाले देते हैं, तो ये बुलाते हैं वहां से कि नंदगांव से हमारे यहाँ पे बरसाना में लड्डू होली खेलने का आनंद आए। और यहाँ पे लाखों में श्रद्धालु आज आए हुए हैं और बहुत ही आनंद का दिन है। बहुत आनंद आ रहा है। लड्डू एक ये पर्व है, ये खुशी है, ये राधा रानी की कृपा है जो उन्होंने यहाँ तक हमें बुलाया और आज लड्डू होली में शामिल होने का मौका मिला। हम हरिद्वार से आए हैं और लगभग एक सिंगल पीस लड्डू 1.25 क्विंटल लड्डू पैक करके लाए हैं यहाँ पर। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति की फुल ड्रेस रिहर्सल की। ये रिहर्सल फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा थी, जिसमें लड़ाकू विमानों, बमों और मिसाइलों की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस प्रदर्शन की कुछ विशेष झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।